हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम करेंगे 7th क्लास के भूगोल, हमारा पर्यावरण का 5th लेसन जिसका नाम है जल। इससे पहले के जितने भी लेसन्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उनकी वीडियो भी ज़रूर देखें और इस लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही वीडियो शुरू करें ताकि आपको वीडियो देखते समय क्वेश्चंस के आंसर समझ आ जाएं। आइए लेसन शुरू करते हैं। तो लेसन का नाम है जल। जल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जल पीते हैं और जल खेतों में सिंचाई के काम भी आता है और भी बहुत काम आता है। तो जल के बिना तो पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं है, इसीलिए कहा जाता है जल है तो जीवन है। इस लेसन से पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि जो भी पृथ्वी के ऊपर महासागर, नदियाँ, झील या तालाब पाए जाते हैं जहाँ पर जल होता है तो इन जलाशयों को ही जलमंडल कहते हैं। और इस जलमंडल का जल सूर्य की रोशनी में वाष्प बनकर ऊपर उड़ता रहता है और जब इसमें धूल कण मिक्स हो जाते हैं और ये वायुमंडल में चला जाता है तो यह सूर्य की हानिकारक किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा ये जल वाष्प बनकर ऊपर जाकर बादल बन जाता है और फिर बादल वर्षा करते हैं तो बादलों का पानी वापस पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जल वाष्प बनकर ऊपर जाता है और वर्षा बनकर नीचे आ जाता है। तो ये जल ऊपर नीचे चक्कर लगाता रहता है जिसे जल चक्कर कहते हैं। तो जो जल थलशाला के ऊपर पाया जाता है, थलशाला किसको कहते हैं? पृथ्वी को। तो जो जल पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है या थलशाला के ऊपर पाया जाता है वो इसी तरह जल चक्कर लगाता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर आज से हजारों साल पहले जो जल था वो आज भी है। जल कभी खत्म नहीं होता। जो जल भाप बनकर ऊपर उड़ता है वही बारिश बनकर नीचे आ जाता है। तो ये जल कभी ख़त्म नहीं होता, सिर्फ ऊपर नीचे जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हजारों साल पहले जल था वो आज भी है और जो आज जल है ये हजारों साल बाद भी होगा। लेकिन ये जल अपना स्थान जरूर बदल लेता है। जैसे हरियाणा में जो जल है, नदियाँ, तालाब हैं, उनका पानी भाप बनकर ऊपर चला गया और बादल बन गया। लेकिन जब वो बादल ने वर्षा की तो वर्षा के रूप में वो पानी महाराष्ट्र में आ गया। तो पहले वो पानी हरियाणा में था और अब वो पानी महाराष्ट्र में चला गया। इसी तरह महाराष्ट्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा और बादल बन गया और जब उस बादल ने वर्षा की तो और किसी स्थान पर वर्षा आ गई उस पानी से, उस बादल से। तो इस तरह से ये पानी अपना स्थान बदलता रहता है, यानी कि पूरी दुनिया में घूम जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर उड़ा और बादल बन गया और उस बादल ने वर्षा की हरियाणा में आकर। इसी तरह हरियाणा का जो पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ा उसने वर्षा की महासागर में जाकर। इस तरह से ये पानी अपना स्थान बदलता रहता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर हम ये कहते हैं कि पानी कभी ख़त्म नहीं होता तो फिर पानी संरक्षण के लिए क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है कि अगर पानी को सावधानी से नहीं बरतेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा? ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि अभी हमने जो नाम लिए हैं, महासागर, नदियाँ, झील, तालाब, ये जो पानी है ये सारा पानी पीने के लायक नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो महासागर का पानी होता है वो खारा पानी होता है, उसमें लवण होता है, लवण नमक को कहते हैं। तो वो पानी ना सिंचाई के काम आता है ना पीने के काम आता है। इसके अलावा बहुत सारे पानी की बर्फ़ जमी हुई होती है, जैसा कि आप देखते हैं पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई होती है या ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हुई होती है। तो वो भी पानी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ के रूप में जमा हुआ होता है। अभी हमने जो बात की थी कि मानना हरियाणा का पानी वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया और वो बारिश के रूप में महासागर में चला गया। तो हरियाणा में वो पानी पीने के योग्य था, लेकिन जब वो महासागर में चला गया तो वो लवणीय जल बन गया और वो ना पीने के योग्य रहा ना वो खेती करने के योग्य रहा। क्योंकि महासागर के पानी में लवण होता है और उसमें सोडियम क्लोराइड होता है।
सोडियम क्लोराइड नमक को ही कहते हैं, जो खाने में प्रयोग किया जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। समुद्र के 1000 लीटर पानी में 35 ग्राम भाग नमक का होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है तो वो हमारे काम नहीं आता है। पृथ्वी का 3/4 हिस्सा जल से ढका हुआ है और 1/4 हिस्सा जमीन है। इतना ज़्यादा पानी होने के कारण भी हम कहते हैं कि पानी की कमी हो जाएगी, पानी की बचत करें। ये ऊपर दिखाया गया है कि जो महासागर का पानी है उसमें कितना लवण है और छत्रक के रूप में यानी बर्फ के रूप में कितना पानी है, ये सब दिखाया गया है, जिसमें से पीने के योग्य पानी केवल 1% ही है। बाकी 99% पानी पीने के योग्य नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पानी को संरक्षित करें। यानी कि कुछ पानी महासागर के रूप में है, कुछ छत्रक के रूप में, कुछ जमीन के नीचे है और कुछ झीलों में पाया जाता है, कुछ स्थलीय समुद्र में और नमकीन झीलें भी होती हैं, वहाँ पर भी पानी होता है और कुछ पानी वायुमंडल में भी होता है। जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि वायुमंडल में जलवाष्प होता है और धूलकण होते हैं। इतने पानी में पीने के योग्य पानी केवल 1% है। इसके अलावा इजराइल में जो महासागर है उसमें 1 लीटर में 340 ग्राम लवण निकलता है, नमक निकलता है। तो इतना ज्यादा खारा पानी है कहीं कहीं पर, और नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, पानी को सिकोड़ देती है। आगे हम पढ़ेंगे महासागरीय परिसंचरण। आपने देखा होगा कि जो नदियों, झीलों या महासागरों का पानी होता है उसमें लगातार गति होती रहती है, उसमें लगातार लहरें उठती रहती हैं और चलती रहती हैं, वो कभी भी रुकती नहीं है। जबकि उसकी तलहटी में पानी खड़ा हुआ होता है, वो चलता नहीं है, लेकिन ऊपरी जो सतह होती है उस पर लहरें चलती रहती हैं। ये लहरें हवा के कारण चलती हैं, वायु के कारण चलती हैं। महासागरों में उठने वाली इन लहरों को तरंगे कहते हैं, ज्वार भाटा भी कहते हैं और धाराएं भी कहते हैं। क्योंकि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जल को संरक्षित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस दिन लोगों को जागरूक कर सके, जल के महत्व को बता सके और सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जब समुद्र की सतह पर पवन चलती है, हवा चलती है, तो समुद्र के पानी में तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनको लहरें कहते हैं। और जितनी तेज पवन चलेगी उतनी तेज तरंगे उठती हैं। अगर आप समुद्र के बीच में एक गेंद फेंकेंगे और वो गेंद इन लहरों के द्वारा समुद्र के तट पर आ जाएगी। ये प्रयोग आप अपने घर के आसपास जो तालाब है उसमें भी करके देख सकते हैं। आप तालाब के अंदर एक बॉल फेंके, गेंद फेंके, तो कुछ समय के बाद वो तरंगों के द्वारा किनारे पर आ जाएंगी, क्योंकि ये तरंगे बीच में उठती हैं और वो बीच में से उठ करके किनारों की तरफ ये तरंगे चलती हैं, या फिर एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ये तरंगे चलती हैं। सुनामी ऐसी ही तरंग का नाम है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। ताकतवर तरंग है जो पोताश्रय को नष्ट कर देती है, काफी नुकसान करती है। ये नीचे सुनामी पृथ्वी का एक तांडव दिखाया गया है। ये 2004 में सुनामी आई थी अंडमान निकोबार में, तो इसने कितना नुकसान किया था आप इसको पढ़कर पता लगाएं, इस पूरे को पढ़ें। जब तूफान के कारण तेज वायु चलने लगती है तो तेज वायु चलने के कारण तेज तरंगे उत्पन्न होती हैं। सुनामी भी ऐसी ही तरंग है जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ था। इन तरंगों के कारण कभी कभी भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है और जल के नीचे भूस्खलन भी होता है। भूस्खलन किसे कहते हैं कि जमीन जब सरक जाती है उसे भूस्खलन कहते हैं। तेज हवाओं से 15 मीटर ऊंची तक की तरंगे उत्पन्न होती हैं जिनको ज्वारीय तरंगे कहते हैं, जिसे सुनामी भी कहते हैं। जो सुनामी 2004 में आई थी उसे 150 मीटर मापा गया था और ये तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई थी। इस सुनामी के कारण
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पूरा का पूरा डूब गया था। अब हम बात करेंगे ज्वार भाटा की। ये भी एक तरह की तरंग होती है जो समुद्र में आती है। ज्वार भाटा दिन में 2 बार आता है। तेज हवाओं के कारण जब पानी ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और जब वो पानी नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं। यानी कि दिन में 2 बार नियम के अनुसार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी कि समुद्र का जल बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उठ जाता है और समुद्र के किनारों को भी डुबा देता है, तो इसे ज्वार कहते हैं। और जब किनारों से पानी समुद्र के बीच में चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उस जल को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ये काफी शक्तिशाली ज्वार होता है। यानी कि इस समय जल बहुत ऊपर तक जाता है, ऊंचाई तक जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं और ऐसे समय पर सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार उठते हैं। इसे उच्च ज्वार भी कहते हैं। यानी कि जो ज्वार सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाता है उसे उच्च ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगने लगता है। यानी कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी को अपनी ओर खींचती है और सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी को अपनी ओर खींचता है। दोनों पानी को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, तो इस कारण ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। पानी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठता। ऐसे ज्वार को निम्न ज्वार कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठता। या फिर लघु ज्वार कहते हैं कि ये छोटा ज्वार होता है। पानी जितना ऊंचाई तक जाता है वो गिरता भी उतनी ही ताकत के साथ है, इसलिए भाटा भी शक्तिशाली होता है। जब ज्वार शक्तिशाली होता है तो भाटा भी शक्तिशाली होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, पानी जब नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं और पानी जब ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं। और जब पानी कम ऊंचाई तक जाता है तो उस समय भाटा भी कम शक्तिशाली होता है। ज्वार भाटा के कई फायदे होते हैं, क्योंकि जब पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है तो जो समुद्र के बीच में चीजें होती हैं वो उस पानी गिरने के कारण, दबाव के कारण वो चीजें किनारे पर आ जाती हैं। इस तरह से जो जैसे समुद्र के अंदर मछलियां होती हैं वो मछलियां ज्वार भाटे के कारण समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं और मछुआरे उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके अलावा जो समुद्र में जहाज चलते हैं तो वो इन लहरों के कारण वो भी किनारे पर आ जाते हैं, जिससे नौ संचालन में सहायता मिलती है। और कई बार जल का ये उतार चढ़ाव बिजली उत्पन्न करने में भी काम आता है। आगे हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं भी महासागर के जल की सतह पर होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब हवा चलती है तो सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं। ये एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं और ये नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती है। ये गर्म या ठंडी हो सकती हैं। जैसे हमने चौथे लेसन में पढ़ा था कि जो धाराएं या जो हवा भूमध्य रेखा से उठती है वो गर्म होती है और जो हवा ध्रुवों पर से उठती है वो ठंडी होती है। तो इस तरह से हवा ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। इस कारण से ये धाराएं भी ठंडी भी हो सकती हैं और गर्म भी हो सकती है। यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ होती है। लेब्राडोर एक ठंडी महासागरीय जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है कि समुद्र के ऊपर से जो हवा चलेगी, पवन चलेगी, उसके अंदर पानी की मात्रा होती है और समुद्र के आसपास का जो भी एरिया होता है, जो भी स्थान होते हैं, गांव या शहर, उन स्थानों पे जब वो हवा जाएगी तो उन स्थानों को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा होती है। गर्म धाराओं से वो स्थान गर्म हो जाएगा और ठंडी धाराओं से वो स्थान भी ठंडा हो जाएगा। और जिस स्थान पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है
वह विश्व में सर्वोत्तम मछली पालन के लिए क्षेत्र माना जाता है कि वहाँ पर सही रहता है, मछली पालन करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट ऐसे ही उदाहरण है जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है और कोहरे वाला मौसम बना रहता है। ऐसी जलधाराओं में नौ संचालन करना मुश्किल होता है, जहाज चलाना मुश्किल होता है। तो इस लेसन के द्वारा आप वर्षण, जल चक्र और लहरों के बारे में जान चुके हैं, या महासागरीय जलधारा या ज्वार भाटा के बारे में अच्छी तरह आप जान चुके हैं। अगर आपको पूरा लेसन समझ आ गया तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।